Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our lecture 27 on optimization. The course code is MTH374 and is for Masters of Mathematics students from ComScience Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our lecture 27 and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. In the last lecture we talked about Big M method and its examples. So क्या कर रहे हैं हम लोग, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं. लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं जिनकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर हो और जिनकी कॉन्स्टेंट्स भी सारी की सारी लीनियर हो. सो लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और लीनियर कॉन्स्टेंट्स के साथ जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं उन सब को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं. ठीक है, अब उन लीनियर प्रोग्रामिंग को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. सबसे पहले हमने देखा सिंप्लेक्स मेथड की हमने बात की. सिंप्लेक्स मेथड क्या था कि आपके पास आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, उनको सबको इक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट बनाना है. उसमें क्या करना होता है, स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने होते हैं. फिर आप एक टेबल बनाते हैं जिसमें कुछ बेसिक वेरिएबल्स, स्टार्ट में स्लैक वेरिएबल्स को ले लेते हैं और फिर कुछ ऑपरेशंस करते हैं उनके ऊपर. आपको पता है क्या ऑपरेशंस करने होते हैं उसके ऊपर. तो इन द एंड आपके पास जो आपका सोल्यूशन होता है वो ऑप्टिमल हो जाता है, मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो. तो हम यूजुअली सिंप्लेक्स मेथड, सिंपल से जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो हम क्या मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू की होनी चाहिए. ठीक है, ये सिंपल सिंप्लेक्स मेथड था ना, जो बेसिक वर्जन है उसका. फिर उसके बाद हमने कहा डुअल सिंप्लेक्स मेथड भी हो सकता है. डुअल सिंप्लेक्स मेथड में हमने ये कहा था कि आपके पास अगर एक मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपने फंक्शन को मिनिमाइज करना है और उसकी सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू की. फंक्शन आपने मिनिमाइज करना है और सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू की हैं. तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप उसको डुअल मेथड लगा के उसका डुअल कैलकुलेट कर लेंगे और वो आपका जो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में, जो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा. उसकी सारी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की सारी कॉन्स्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू की थी, इसकी सारी कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल टू की हो जाएंगी. ठीक है, तो ये आपके पास डुअलिटी से हम मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम भी होता है उसको मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं. और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, इस डुअलिटी की, कि आपके पास ओरिजिनल और डुअल प्रॉब्लम दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं. ठीक है, बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं कि एक का आप मैक्सिमम फाइंड करते हैं, दूसरे का आपको मिनिमम मिल जाता है. एक का मिनिमम फाइंड करते हैं, दूसरे का मैक्सिमम मिल जाता है. ठीक है, और उसके लिए एफर्ट भी नहीं ज्यादा करनी पड़ती कि एक का मैक्सिमम आपने फाइंड किया, ये नहीं कि उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा और एफर्ट करेंगे तो दूसरे का मिनिमम मिल जाएगा. जब आपने एक का मैक्सिमम फाइंड कर लिया उसी वक्त आपको दूसरे का मिनिमम मिल गया, उसका मैक्सिमम पॉइंट भी मिल गया, उसका मिनिमम पॉइंट भी मिल गया. दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम होती है. मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वो पॉइंट्स भी वहां लिखे होते हैं, हमें वो दोबारा जाके फाइंड नहीं करने होते. ठीक है, तो बेसिकली ये जो भी वैल्यूज होती हैं ये बहुत क्लोजली रिलेटेड होती हैं एक दूसरे के साथ. तो हम आज इनका और भी क्लोज रिलेशन देखेंगे कि अगर हमने एक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है दूसरे की जाके वैल्यू से ले सकते हैं. तो इस तरह हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को साथ साथ लेके चलते हैं और एक दूसरे का, इन प्रॉब्लम्स का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट होता है. ठीक है, कि इसके बाद हमने फिर बिग एम मेथड की बात की. बिग एम मेथड में क्या होता है, कब यूज करते हैं, आपके पास एक फंक्शन है जिसके एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो लीनियर, उसके सारे कॉन्स्टेंट्स लीनियर होने चाहिए, हमें पता है. अब वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर कॉन्स्टेंट्स हम अभी तक कह रहे थे कि लेस देन इक्वल टू की सारी कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए अगर मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन है, और मिनिमाइजेशन का फंक्शन है तो सारी कॉन्स्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू की होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन अब कॉन्स्टेंट्स जो है वो मिक्स भी तो हो सकती है ना. लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट हो सकती है, इक्वल टू की कॉन्स्टेंट हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट हो सकती है. तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, जब हम इसके ऊपर यूजुअल जो बेसिक सिंप्लेक्स मेथड है वो लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका जो सोल्यूशन आएगा, जब इसमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स दोनों में ऐड करूंगा तो अब वो जो बेसिक सोल्यूशन है वो फिजिबल नहीं रहता. अब उसको फिजिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फिजिबल बनाने के लिए फिर हम उसमें कुछ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करते हैं. अब जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू की कांस्टेंट होगी उसमें से एक आप सरप्लस वेरिएबल माइनस करेंगे और एक उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे
और जो इक्वालिटी की कांस्टेंट होगी उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो आप अपनी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनको कैपिटल M एक हम नंबर लेते हैं जो हम बहुत लार्ज नंबर लेते हैं, तो आपके जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनको कैपिटल M से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको उसके अंदर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर तो आपके पास मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो राइट हैंड साइड पे उनको ऐड कर दें, अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो राइट हैंड साइड पे उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली इसमें सिनारियो है। अब हमने ये फिर बिग एम मेथड अप्लाई किया, जब हम ये कर लेते हैं फिर हम देखते हैं सिंप्लेक्स मेथड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा होता है फिर हम प्रोसीड करते हैं। यूजुअली जैसे सिंप्लेक्स मेथड में हम वेरिएबल्स को, कुछ वेरिएबल बेसिक वेरिएबल्स में एंटर होते हैं, कुछ लीव करते हैं, वो प्रोसेस करके इन द एंड हमारे पास ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो ये बिग एम मेथड ऐसे वर्क करता है। इसकी फिर हमने एग्जांपल्स की और होपफुली ये सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई हैं। अब हमने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी से रिलेटेड डिस्कस करना है, सिंप्लेक्स मेथड के साथ लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मेथड है, प्रॉब्लम है। अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, लेट्स से एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम है, रियल लाइफ का प्रॉब्लम है, सिनारियो है, उसमें आप क्या करते हैं। अब रियल लाइफ के सिचुएशन डायनामिक होती है ना, जो भी लेट्स से कंपनी है, किसी कंपनी के रेवेन्यूज आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं या उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं या उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं या प्रोडक्शन टाइम को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, जो भी किसी कंपनी ने आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको कर रहे हैं आप। अब उस कंपनी का सिनारियो जरूरी तो नहीं है कि साल साल तक सेम रहे, कंपनीज जो हैं वो अपने आप को डेवलप करती रहती हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको चेंज करती है ना। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि उनके जो भी पैरामीटर्स हैं वो सब के सब हमेशा के लिए फिक्स हैं, वो कभी भी डेवलप नहीं करेंगी, नई चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं करेंगी, अपनी प्रोडक्ट्स जो वो बना रही हैं वही बनाती रहेंगी, कोई नई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेंगी, जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाई है उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसको चेंज नहीं करेगी। ये सब कुछ इवॉल्व करना पड़ता है ना कंपनियों को। तो अब आपको उन्होंने अभी के सिनारियो बता दिए कि अभी हमारी ये सिचुएशन है, तो अभी आप हमें डेवलप करके दें हमारा ऑप्टिमाइज वे क्या है, हमें कैसे काम करना चाहिए। तो यूजुअली आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी, एक बहुत ह्यूज प्रॉब्लम होता है, तो अब उन सब कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर रह के आपने काफ़ी एफर्ट करके एक सिंप्लेक्स एल्गोरिदम बनाया और उसमें आपने उनको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन फाइंड करके बताया। अब उसमें यूजुअली आप गुंजाइश रखते हैं ना। अब आपने एक दफ़ा एक सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व किया, बहुत एफर्ट लगेगी, आपने सॉल्व कर लिया। अब कंपनी का सिनारियो ज़रा सा चेंज होता है, वो दोबारा अब आपके पास आए कि अब दोबारा से नए सिरे से हमें ये प्रोग्रामिंग करके दें कि इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन अब क्या होगा। तो जो भी हम सोल्यूशन प्रपोज करें तो आइडियली उसमें थोड़ी गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर कोई लेट्स से एक कॉन्स्टेंट उनकी चेंज हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, अगर वो प्राइस चेंज करते हैं प्रोडक्ट की तो उस केस में क्या होगा, अगर नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उस केस में क्या होगा, अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल ज्यादा हो जाता है उस केस में क्या होता है, अगर एक मशीन जो उनकी असेंबली लाइन में लगी है वो ज्यादा कर देते हैं फिर क्या होगा। और ये सारे सिनारियोज, एक मशीन खराब हो जाती है फिर उस केस में क्या होगा, ये सारे के सारे सिनारियोज साथ साथ अटैच होते हैं ना। तो अब अगर कंपनी इवॉल्व करती है, कंपनी चेंज करती है अपने आप को, तो जो उनका ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो भी चेंज होना चाहिए ना। फिर ये तो नहीं है कि कंपनी इवॉल्व कर ली, उन्होंने प्राइसेस ज्यादा कर दी हैं जो प्राइस अपनी प्रोडक्ट्स की, और जो आपका ऑप्टिमल प्रॉफिट रेवेन्यू आ रहा है वो उतना ही है, ऐसा तो नहीं होता ना। ऑप्टिमल रेवेन्यू भी चेंज होगा ना जब आप प्राइसेस चेंज करेंगे अपनी प्रोडक्ट की। तो ये सारे सिनारियोज हैं जो आपके सिंप्लेक्स मेथड के अंदर, जो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग के सोल्यूशन के अंदर बिल्ट इन होने चाहिए ना, कि अब ये सिनारियोज अगर मेरे पास अकर हों तो फिर उस केस में मेरा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये हमने आज एनालाइज करना है। ओके, अब इनमें से कोई भी सिनारियो आपके पास अकर करे तो आपका जो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस ये हमारा आज का टॉपिक है, यही हमारा प्रॉब्लम है कि अगर हम चीज़ें चेंज करें, अपने प्रॉब्लम्स के पैरामीटर को चेंज करें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई चेंज करें, कॉन्स्ट्रेंट्स में कोई चेंज करें, तो हमारे जो अल्टीमेट सोल्यूशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमने अभी फाइंड किया है उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे, ये हमने इफेक्ट्स एनालाइज करने। इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस। आई ये जो काम हम करेंगे
इस काम को कहते हैं पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस। ठीक है, तो पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस हमने करना है कि आपका ऑप्टिमाइजेशन एक दफ़ा कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आप सर्टेन पैरामीटर्स को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, तो उससे आपके पास किस चीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन वही रहता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज होता है। ये सब सिनारियोज हमारे पास अकर करेंगे और इनको हम बारी बारी टेकअप करेंगे कि अगर ये वाली चीज़ चेंज करेंगे तो ऑप्टिमल सोल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर कोई दूसरी चीज़ चेंज करें तो ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैंने अभी आपको बताया कि डुअल प्रॉब्लम और ओरिजिनल प्रॉब्लम दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। तो हम ओरिजिनल प्रॉब्लम के बारे में कभी कभी इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसके डुअल प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होता है ना, उसके बेसिक वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होते हैं, जो बेसिक वेरिएबल्स आपने इंक्लूड कर दिए। बाकी जो वेरिएबल्स बचते हैं जिनको स्लैक वेरिएबल्स, जो बेसिक वेरिएबल्स में नहीं आ रहे होते, उससे आपको डुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। ऐसे ही है ना, मैक्सिमाइजेशन अगर आप कर रहे हैं तो मैक्सिमाइजेशन का सोल्यूशन आपको बेसिक वेरिएबल से मिल जाएगा। जो बाकी स्लैक वेरिएबल्स होते हैं वो आपको बताते हैं आपका जो मिनिमाइजेशन डुअल प्रॉब्लम का पॉइंट बताते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब है जो स्लैक वेरिएबल्स के बारे में अगर मुझे उसी प्रॉब्लम के स्लैक वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मुझे फिर डुअल प्रॉब्लम के पॉइंट्स की तरफ जाना चाहिए ना, वहां से इंफॉर्मेशन लेके मैं इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली मेरे पास सिनारियो है जो मैं यूज करूंगा। मैं ओरिजिनल प्रॉब्लम से डुअल प्रॉब्लम की तरफ जाऊंगा, वहां से कोई इन्फॉर्मेशन गेन करूंगा, फिर दोबारा ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आ जाऊंगा। इस तरह बैक एंड फोर्थ जाके हमने बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड की कंप्यूटेशंस दोबारा नहीं करनी है, लेकिन हमने जो हमारे पास सिनारियो अकर हुआ है उसको भी एड्रेस करना है। तो जहां जहां ये पॉसिबल है कि आपको सिंप्लेक्स मेथड की कैलकुलेशंस दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन कोई नई चीज़, नई इन्फॉर्मेशन आप से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो सिनारियोज हमने आज इंशाल्लाह उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑप्टिमैलिटी को इफेक्ट करती हैं। जो आपका सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं रहता, या ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज हो जाता है, या आपका जो मैक्सिमम वैल्यू वो इंक्रीज हो जाती है, मिनिमम वैल्यू और कम हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू जो है कम हो जाती है। ये सारे सिनारियोज जो हैं ये इसमें अकर करते हैं। तो ऐसी चेंजेस भी होती हैं जो ऑप्टिमैलिटी को इफेक्ट करती हैं, और ऐसी चेंजेस भी होती हैं जो फिजिबिलिटी को इफेक्ट करती हैं। फिजिबिलिटी को चेंजेस क्या इफेक्ट करने का क्या मतलब है, आपकी कॉन्स्टेंट्स को चेंज कर देती हैं। मतलब आप एक ऐसी नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपकी कॉन्स्टेंट्स को इफेक्ट करती है, ना कि आपकी जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसको इफेक्ट करती है। तो ये दोनों तरह के सिनारियोज हो सकते हैं पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस में। या तो आप कोई ऐसी चेंज लेके आए जो ऑप्टिमैलिटी को इफेक्ट करे, या फिर आप ऐसी चेंज लेके आए जो फिजिबिलिटी को इफेक्ट करे। तो इन दोनों में से दोनों चेंजेस का आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके प्रॉब्लम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपने जो सोल्यूशन फाइंड किया उसमें क्या चेंजेस आएंगी, तो और आपका जो सिंप्लेक्स मेथड है वो किस तरह चेंज होगा। तो ये मतलब आज के टॉपिक्स हैं। इनमें से होपफुली कुछ की बात हम करेंगे, मे बी सब की बात हम ना कर सके। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ। अब देखें चेंजेस जो फिजिबिलिटी को इफेक्ट करती है वो क्या हो सकती है। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में अगर आप चेंज करें जो फिजिबिलिटी को इफेक्ट करे, वो चेंज क्या हो सकती है, आपकी जो इनइक्वालिटीज हैं या आपकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी राइट हैंड साइड आप चेंज कर दें। ठीक है, आपने जो मॉडल बनाया है उसमें राइट हैंड साइड पे क्या आता है, जो आपके यूजुअली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं टोटल ना, तो वो अवेलेबल रिसोर्सेज चेंज हो गए हैं। क्या मतलब है, मतलब ये है कि पहले आपके पास लेट्स से रॉ मटेरियल के ऊपर कांस्टेंट है, मेरे पास जो है आपने इस तरह का प्रॉब्लम देखा था कि लेट्स से 200 किलोग्राम ऑफ वन पर्टिकुलर रॉ मटेरियल था और 50 बॉक्सेस थे दूसरे रॉ मटेरियल के। तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास लेट्स से कुछ मजीद पैसे आ गए, मैंने रॉ मटेरियल जो है ना दोनों के ज्यादा खरीद लिए। अब दोनों के ज्यादा खरीदूंगा तो अब इसका मतलब है आपकी जो इनइक्वालिटीज है, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो तो उतने ही यूज होंगे ना, लेकिन आपकी इनइक्वालिटी की राइट हैंड साइड चेंज हो जाएगी। मतलब अब मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा हो गए हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज ज्यादा हो गए हैं, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं अब ज्यादा बन सकती हैं, प्रोडक्ट की प्राइस वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन रिसोर्सेज ज्यादा हो गए। अब रिसोर्सेज अगर ज्यादा हो गए तो इसका मतलब है फिर अब ये फिजिबिलिटी को, अब आपकी कॉन्स्टेंट को इफेक्ट कर रहा है ना,
तो अब इस कांस्टेंट का आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये पहला मेरा। अब आपके पास एक नई कांस्टेंट आ जाती है। नई कांस्टेंट क्या आती है कि आप कहते हैं कि जो मैं एक और लेट्स से मशीन इंस्टॉल कर रहा हूँ, वो मशीन, उस मशीन की सर्टेन कैपेबिलिटीज हैं। पहले मेरे पास 3 मशीनें लगी हुई थी, अब मेरे पास 4th मशीन लगी हुई है, और मेन बात यह है कि मैं प्रोडक्ट्स वही 3 बना रहा हूँ जो पहले बना रहा था, लेकिन अब 4 मशीनों से बना रहा हूँ। अब चौथी मशीन की अपनी कांस्टेंट होगी, अपनी उसकी कैपेबिलिटीज होंगी, उसकी कांस्टेंट इसमें ऐड हो जाएगी। अब जो चीजें आप 3 मशीन से बना रहे हैं वही चीजें तो आप 4 मशीन से नहीं बना रहे ना, ज्यादा बनेगी 4 मशीनों से चीजें। तो इसका मतलब यह है कि फिर आपके पास एक और कांस्टेंट उसके ऊपर ऐड होगी, और फिर पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस से आप ये देखेंगे कि आपके जो ऑप्टिमल सोल्यूशन था उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके मैक्सिमा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है इन चेंजेस का, ये हमने स्टडी करना है। आपका जो मिनिमा है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इन चेंजेस का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये हम स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है। ओके, अब ये 2 चेंजेस मैंने आपको बताई। तो अब ये जो 2 चेंजेस आई हैं, ये अब ऑप्टिमल सोल्यूशन में जब मैं इसको इंक्लूड करूंगा, तो अब जो मेरे पास बेसिक ऑप्टिमल सोल्यूशन जो पहले का है, उससे अब नया बेसिक ऑप्टिमल सोल्यूशन मैं कैसे रिकवर करूंगा। एक तो ये तरीका ना कि आपने नया मॉडल बना लिया, उसका नया टेबल बनाए, दोबारा से सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट कर दें, तो आपके पास जब सिंप्लेक्स मेथड कंप्लीट हो जाए तो आपके पास नया सोल्यूशन आ गया। अब ये कोई मतलब फिजिबल वे नहीं है, अब तो इतनी सारी एफर्ट दोबारा करनी पड़ेगी, चेंज तो थोड़ी सी आ रही है। तो कोई ऐसा वे होना चाहिए कि आप वो थोड़ी सी चेंज ऑलरेडी फाउंड सोल्यूशन के अंदर इंक्लूड कर दें, और आपके पास सब कुछ जैसे पहले वर्क करता था आप भी उसी तरह वर्क करना शुरू करते। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लकीली वो हम देखेंगे आज कि ये कैसे इफेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद है कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो ऑप्टिमैलिटी को इफेक्ट करती हैं। ये फिजिबिलिटी को इफेक्ट करती थी, अब ये ऑप्टिमैलिटी को इफेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कांस्टेंट चेंज हो जाते हैं, या आप एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? वेल, इसको अगर रियल लाइफ सिनेरियो में मैं लेके जाऊं, तो ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट चेंज होने का क्या मतलब है? आप फॉर एग्जांपल रेवेन्यूज मैक्सिमाइज कर रहे हैं या प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं। आप कहते थे कि मैं 3 प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, X1, X2, X3, कोई 3 प्रोडक्ट हैं। अब पहले मैं उनको, पहली को $2 में बेच रहा था, दूसरी को $3 में बेच रहा था, जो तीसरी को $4 में बेच रहा था। अब मैं कहता हूँ नहीं, असल में मेरे इससे जो है वो प्रॉफिट इनफ नहीं आ रहा, तो मुझे थोड़ी सी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। अब प्राइस आप बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट फंक्शन में या रेवेन्यू फंक्शन में क्या चेंजेस आएगी? अब आपने जो प्राइस इंक्रीज किया वो अब आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स हो जाएंगे ना। तो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स चेंज हो सकते हैं। आपको पता है मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। तो प्राइसेस जो चेंज होती रहती हैं, अगर इंक्रीज हो जाएं या डिक्रीज हो जाएं, दोनों केसेस में प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इसलिए हो जाती हैं कि आपने फॉर एग्जांपल आपके प्रॉफिट इनफ नहीं आ रहा, और डिक्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट वे ये होता है कंपटीशन इंक्रीज कर दें। तो अगर कंपटीशन इंक्रीज होगा तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेंगी। तो कंपटीशन इंक्रीज का क्या मतलब है? आपने 3 प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, एक और कंपनी लॉन्च होगी, उसने कहा कि मैं इससे कम प्राइस में बेचता हूं, तो आपको भी प्राइस कम करनी पड़ेगी। एक तीसरी कंपनी लॉन्च होगी, अब 3 कंपनीज आपस में compete कर रही हैं, तो आपने जो प्राइस दे रहे हैं, दूसरी कंपनीज अगर उससे कम दे रही हैं तो आपको फिर कम करनी पड़ेगी अपनी प्राइस। ठीक है, तो मतलब जब मार्केट में compete कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ प्राइस का कंपटीशन होता है, तो उससे प्राइसेस कम भी करनी पड़ जाती हैं, ज्यादा भी करनी पड़ सकती हैं। तो दोनों सिनारियोज आपके पास अकर करते हैं। तो कोफिशिएंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन के चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मैं कोफिशिएंट्स को चेंज करूं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, ये इफेक्ट स्टडी करना इंपॉर्टेंट है ना। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरी मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसके ऊपर, इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे? ठीक है, ये मैंने देखना है। या एक नया वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कर दे। हर वेरिएबल आपको पता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्रोडक्ट्स से के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। आप कहते हैं कि मैं पहले 3 प्रोडक्ट्स बना रहा था, अब मेरे पास कैपेसिटी है, मैं एक चौथी प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ, और मैं कॉन्स्टेंट्स चेंज नहीं करता, मेरे पास उतना ही मटेरियल है, उतनी चीज़ें, लेकिन मैं एक 4th प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ,
और उस फोर्थ प्रोडक्ट को मैंने एग्जिस्टिंग मशीन्स के ऊपर बनाना है और मेरे पास जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स हैं उनमें ही रहते हुए बनाना है। तो अब मैं कहता हूँ अच्छा चले मेरे पास एक नया प्रोडक्ट आ गई, एक और वेरिएबल x4 आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, बाकी सब कुछ चेंज नहीं हुआ। अब नई प्रोडक्ट है, उसकी अपना आप उसकी सेलिंग प्राइस होगी, वो आपके रेवेन्यू फंक्शन है से उसमें ऐड हो जाएगी। अब आप उसमें ऐड कर देंगे उसको, फिर उससे क्या होगा, उससे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो गया। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो गया लेकिन कॉन्स्टेंट्स तो सारी की सारी सेम रही हैं, उसमें आप मे बी वेरिएबल एक और ऐड कर देंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रॉब्लम का वो सेम रहा है। तो अब इस केस में आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो 3-4 सिनारियोज मैंने आपके सामने रखे हैं, इन केसेस में आपके पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम देखना चाह रहे हैं। इसको हम कहते हैं ये पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस कर रहे हैं हम। ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद अब ऑप्टिमल सोल्यूशन को एनालाइज कर रहे हैं कि अब अगर हमारे पास इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर हम चीज़ों को चेंज करें, हमारे सिनारियोज रियल लाइफ के चेंज होते रहते हैं, तो अगर हम सिनारियो अपना चेंज करें तो हमारे पास जो सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया गया है उसमें कितनी गुंजाइश है कि वो उस चेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये मेरे पास आज के टॉपिक्स हैं। अब इन बेसिकली मैंने एक प्रॉब्लम लेना है, आज एक प्रॉब्लम करूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और प्रॉब्लम करूंगा। तो एक प्रॉब्लम मैंने करना है, उसके ऊपर मैंने ये सारे सिनारियोज उसमें इंक्लूड करने हैं बारी बारी और देखना है कि उससे उस प्रॉब्लम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। आज का जो प्रॉब्लम है उसका मैं मे बी जो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन पहले से फाइंड किया वो अज्यूम कर लूँ। एक प्रॉब्लम हम इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट डिटेल में करेंगे कि डिफरेंट सिनारियोज उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। रियल लाइफ का सिनारियो है ये प्रॉब्लम जो मैं कर रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और कैसे इसको डील करेंगे, इसको टैकल करेंगे। ठीक, तो ये मेरे पास आज के टॉपिक्स हैं। ओके, चेंजेस इफेक्टिंग दी फिजिबिलिटी, ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया पहले। इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट हैंड साइड। रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपके पास रॉ मटेरियल कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। एक पर्टिकुलर दिन में चेंज हो सकती हैं चीजें। पर्टिकुलर दिन में कैसे चेंज होती है कि आपने आज रॉ मटेरियल आपने ऑर्डर किया था, वो आपके पास पूरा डिलीवर नहीं हुआ है, पूरा रॉ मटेरियल डिलीवर नहीं हुआ। अब आपका जो ओरिजिनल ऑप्टिमल सोल्यूशन था उतनी प्रोडक्ट्स तो कभी भी नहीं बनेंगे। तो अब जितना आज रॉ मटेरियल डिलीवर हुआ है उसके अंदर मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं रेज कर रहा हूँ ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। फिर आप कहते हैं अच्छा रॉ मटेरियल मैंने तो कम ऑर्डर किया था लेकिन दरमियान में मिसकम्युनिकेशन हो गई है, तो मुझे रॉ मटेरियल उन्होंने 2 दफा डबल ऑर्डर मेरा जो उन्होंने डिलीवर कर दिया। ठीक है, अब अगर आप उसको वापस भेजते हैं तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट भी आपको फिर बेयर करनी पड़ेगी, बहुत बहुत सारा इशू हो जाएगा। तो आपने कहा अच्छा चलो मेरे पास आ गया, अब इस रॉ मटेरियल को अगर मैं पड़ा रहने दूं खराब हो जाएगा। अब आप कैसे मैं इस रॉ मटेरियल को यूज करूं कि मेरे पास फिर भी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाए और मेरे पास जो रेवेन्यूज हैं वो मैक्सिमम आए, ये सिनारियो हो सकता है। इस तरह आपकी वर्कफोर्स, एक दिन आपके लेट्स से 5 लोग आते नहीं है आपकी वर्कफोर्स में, तो आपकी जो पहले वर्कफोर्स थी वो टोटल 50 थी, अब आपकी नई वर्कफोर्स 45 है। तो 45 लोग उतना काम तो नहीं करेंगे जितना 50 लोग काम करते हैं। तो फिर अब उन 5 लोगों की कमी को भी आपने इसमें इंक्लूड करना है ना कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर, कि अब 5 लोग कम हैं तो फिर मैक्सिमम मिनिमम की क्या सिचुएशन होगी, कितनी प्रोडक्शन हो सकती है, कितनी आपके रेवेन्यूज हो सकते हैं, कितना प्रॉफिट आ सकता है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए ना। तो ये आपका एक और सिनारियो है। तो इसी तरह डिफरेंट सिनारियोज आपके पास अकर करते रहते हैं जो आपके इफेक्ट पड़ते हैं, जिसका इफेक्ट पड़ता है चीजों के ऊपर। ठीक है, ओके, आप मे भी इसको एक और तरह ले सकते हैं। अब आपकी जो लेट्स से फैक्ट्री है जो भी ऐसे एरिया में लाया करती है कि बहुत दूर दूर से आपके पास आते हैं लोग काम करने। एक दिन लेट्स से मे बी ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है। अब आप क्या होगा, अगर आपका रॉ मटेरियल पर्टिकुलर वन बहुत दूर से आता है और एक रॉ मटेरियल आपको विसिनिटी में अवेलेबल है, तो वो रॉ मटेरियल डिलीवर हो गया, दूसरा डिलीवर नहीं हुआ। अच्छा,
अब इसके अलावा सिनारियो ये हो सकता है कि जो लोग आपके वर्कर्स दूर दूर रहते हैं वो फिर नहीं आ सकेंगे ना, ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक है, तो अब आप जो आपके वर्कर्स विसिनिटी में रहते हैं वो पहुंच गए। अब आपके पास देखें कितना रियलिस्टिक सिनारियो जो हमारे यहाँ अक्सर अकर करता रहता है। तो अब इस सिनारियो को अगर हम इंक्लूड करना चाहें अपनी कॉन्स्टेंट्स में, अपने प्रॉब्लम में, तो कैसे करेंगे? ये भी हमारे पास एक बहुत वैलिड और अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमने देखना है कि ये कैसे करेंगे। अब इंट्रोड्यूसिंग न्यू रिसोर्सेज, न्यू कॉन्स्टेंट्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब मे बी आपके पास पहले आप प्रोडक्ट्स बना रहे थे, उसमें आप दो तरह की चीज़ें इंक्लूड कर रहे थे, दो मटेरियल थे, वर्क फोर्स थी, दो कॉन्स्टेंट्स थी। अब आपने उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिसोर्स ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आप नई मशीन लगा देते हैं, ये एक्स्ट्रा रिसोर्स है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल बहुत वैलिड एग्जांपल है नए रिसोर्स के। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक और रॉ मटेरियल डिफरेंट आ जाता है जिससे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, फिनिशिंग इंक्रीज हो जाती है। तो आप कहते हैं नहीं, इसको भी इंक्लूड करें इसके अंदर, तो थोड़ा सा वो मटेरियल भी डालेंगे तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिनिशिंग बेहतर होगी। अच्छा, अब आपने वो नया रिसोर्स इंक्लूड कर दिया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपने अपने प्रॉब्लम में इंक्लूड करनी है। क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा आपके प्रॉब्लम के ऊपर, आपके सोल्यूशन के ऊपर, इस सारी चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, ये चेंजेस हैं जो इफेक्ट करती हैं फिजिबिलिटी को। फिर कुछ चेंजेस हैं जो इफेक्ट करती हैं ऑप्टिमैलिटी को। ऑप्टिमैलिटी को क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट चेंज हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट चेंज होती है मतलब कोफिशिएंट्स चेंज हो जाते हैं वेरिएबल्स के। मैंने आप इसके ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया ऑलरेडी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट्स कैसे चेंज हो सकते हैं। प्राइस आप इंक्रीज कर सकते हैं, प्राइस आप डिक्रीज कर सकते हैं। ये एक वे है। अगर आपके पास लेट्स से रेवेन्यूज का फंक्शन हो तो उसके अंदर ये चेंजेस इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आपने नई इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐड कर दी। जैसे मैंने कहा, नई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, आप कहते हैं एक प्रोडक्ट नहीं काम करी इतना अच्छा, तो मैं उसकी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी कम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ। उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास वो नई प्रोडक्ट है तो वो प्रॉब्ली ज़्यादा सेल होगी, मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि नई चीज़ है ना, नई चीज़ों की डिमांड यूजुअली ज़्यादा होती है। तो आपने एक नई चीज़ उसमें इंक्लूड कर दी, ठीक है। अब आपने ये अपने प्रॉब्लम में अगर चीज़ें ऐड की तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपका जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसका जो मैक्सिमा या मिनिमम सोल्यूशन हमने सिंप्लेक्स मेथड से फाइंड किया हुआ है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये सिनारियोज हैं हमारे पास। अब इसमें दो चार चीज़ें आप याद रखिएगा। पहला ये कि हम ये जो चेंजेस हैं अभी फिलहाल सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड जो बेसिक है उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कॉन्स्टेंट्स मैक्सिमा के केस में लेस देन इक्वल टू की होंगी सारी, और मिनिमा के केस में सारी ग्रेटर देन इक्वल टू की होंगी। मिक्स कॉन्स्टेंट्स नहीं है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स नहीं है। बिग एम मेथड वाला जो सिनारियो है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे फिलहाल। तो जो भी मैं प्रॉब्लम कंसिडर करूंगा वो सिंप्लेक्स बेसिक सिंप्लेक्स मेथड का होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स के साथ। अगर कोई और है तो फिलहाल हम कहेंगे कि उसको हम उसमें हम ये चीज़ें अभी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, फिलहाल। चल, अब इसके बाद मैंने क्या किया, एक प्रॉब्लम कंसिडर किया। मेरे पास एक टॉयज बनाने वाली कंपनी है, टॉयको नाम है इसका, ठीक है, टॉयज कंपनी, टॉयको। लेट्स से टॉयको 3 तरह के टॉयज बनाती है, ठीक है। बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल है ये आपके सामने है। आप इसको किसी भी रियल लाइफ सिनारियो में लेके जाएं, एक कंपनी है जो 3 तरह की चीज प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और मे बी आप लेट्स से किसी कोई कंपनी आपके पेरेंट्स की है या कोई, आप उन केसेस में अप्लाई तो करने की कोशिश करें, देखें ऑप्टिमाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इसके आइडियाज हैं वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं उन सिचुएशंस पे, ठीक है। ओके, सो टॉय को असेंबल करती है 3 तरह के टॉयज, ट्रेन्स, ट्रक्स और कार्स। टॉय ट्रेन्स होती है ना, और ट्रक्स भी होते हैं और कार्स भी होती हैं। तो 3 तरह के वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उनके पास 3 ऑपरेशंस हैं, बेसिकली 3 मशीन्स आप कह लें, ठीक है। अवेलेबल असेंबली टाइम फॉर द 3 ऑपरेशंस आर 430, 460 एंड 420 मिनट्स पर डे रिस्पेक्टिवली। आप यूं समझे कि मशीन 1 जो है वो 430 मिनट रोजाना चल सकती है मैक्सिमम,
और मशीन 2 460 मिनट रोजाना चल सकती है मैक्सिमम, ठीक है। और जो मशीन 3 है वो 420 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये 7 आवर्स चलती है, जो आपकी 7 आवर्स ही बनते हैं ना, ये 7 आवर्स चलती है लास्ट वाली मशीन। फिर 7 आवर्स 40 मिनट्स के लिए आप मशीन 2 को चला सकते हैं, और 7 आवर्स और 10 मिनट्स के लिए आप मशीन 1 को चला सकते हैं। तो ये बेसिकली उनकी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा वो चल नहीं सकती, ठीक है। और रेवेन्यूज पर टॉय ट्रेन ट्रक एंड कार्स आर, आप ट्रेन जो है वो $3 की सेल कर रहे हैं, जो ट्रक है वो $2 का सेल कर रहे हैं, और कार जो है वो $5 की सेल कर रहे हैं। अब इन नंबर्स को हम डॉलर में इसलिए ले लेते हैं कि ये नंबर स्मॉल हो जाते हैं ना जब डॉलर्स में जाते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल इसको कन्वर्ट करना चाहें कि आप जो ट्रेन है वो 300 रुपये की सेल कर रहे हैं, और ट्रक 200 रुपये का सेल कर रहे हैं, और जो कार है वो 500 रुपये की सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली इनकी प्राइसेस हैं। और असेंबली टाइम्स पर ट्रेन फॉर द 3 ऑपरेशंस आर 1, 3 एंड 1 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। अगर आपने ट्रेन बनानी है तो वो तीनों मशीन्स की असेंबली लाइन लगी हुई है ना, असेंबली लाइन आपको होपफुली पता होगा कि एक ही प्रोडक्ट वो बना रहे होते हैं और असेंबल हो रही 3 डिफरेंट पार्ट्स के पॉइंट्स के ऊपर। तो एक सिंपल एग्जांपल लेट्स से देता हूँ। पहले में वो क्या करते हैं, वो ट्रेन के जो पार्ट्स हैं ना उनको कलेक्ट करती है, उनको बनाती है। दूसरी वाली जो है वो क्या करती है, दूसरी वाली उन जो पार्ट्स हैं उनको अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन के ऊपर प्लेस कर देती है, और तीसरी वाली जो मशीन है उनकी पैकेजिंग कर देती है, ठीक है। तो जो लेट्स से ट्रेन है उसमें जो उसके पार्ट्स हैं उनको बनाने के लिए 1 मिनट चाहिए मशीन 1 को, 3 मिनट में उसके पार्ट्स असेंबल होते हैं एक ट्रेन के, और 1 मिनट में उसकी पैकेजिंग कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरह में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ट्रेन को के लिए 1 मिनट मशीन 1 ने लेना है, 3 मिनट्स मशीन 2 ने लेने हैं, और 1 मिनट मशीन 3 ने लेना है। ये तीनों आपके पास मशीनों के टाइम गिवन है ट्रेन अगर बनानी है तो, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने ट्रक बनाना है तो उसके लिए 2 मिनट मशीन 1 को चाहिए, मशीन 2 बिल्कुल यूज नहीं होती है, और मशीन 3 जो है वो 4 मिनट्स के लिए यूज होती है। अगर आपने कार बनानी है तो कार बनाने के लिए आपको मशीन 1 का 1 मिनट चाहिए, मशीन 2 के 2 मिनट चाहिए, और मशीन 3 का कोई उसमें टाइम यूज नहीं होगा, वो मशीन बिल्कुल यूज नहीं होगी, आइडल होगी जब आप कार्स बना रहे हैं तो, ठीक है। तो अब आपने इस कंपनी के रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज करना है, कंपनी के रेवेन्यूज को क्या मैक्सिमाइज करना है। टॉय को कंपनी है, उसके रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज करें आप, ये कंडीशन सब कुछ आपके सामने पड़ा। अब इसका अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैं बनाना चाहूँ, मॉडल अगर हम खुद से बनाएं, तो मॉडल हम अगर खुद से बनाएंगे तो आप ये देखेंगे इसके रेवेन्यूज क्या आएंगे। ये 3 आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, मैं कहता हूँ X1 आप ले लें ट्रेन के लिए, ठीक है। X2 आप किसके लिए ले लें, X2 आप ले लें ट्रक के लिए, और X3 आप ले लें कार के लिए। तो ये वेरिएबल्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए। अब आपका जो Z है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है, वो बनेगा 3 टाइम्स X1 प्लस 2 टाइम्स X2 प्लस 5 टाइम्स X3, यही बनेगा ना। ये आपका मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को आपने, ठीक है, मैक्सिमाइज करें। अच्छा, अब इस कंपनी की कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। इस कंपनी की कॉन्स्टेंट्स काफ़ी सारी हैं। पहली कॉन्स्टेंट ये है कि जो आपने बनाना है ना पर ट्रेन फॉर 3 ऑपरेशंस, ये जो ट्रेन के लिए यूज़ होती है ना मशीन 1 यूज़ होती है 1 मिनट के लिए, यहाँ मशीन 1 2 मिनट्स के लिए यूज़ हो रही है, यहाँ मशीन 1 मिनट के लिए यूज़ हो रही है, और टोटल आपका जो ऑपरेशन टाइम है ना मशीन 1 का वो 430 मिनट्स है। इससे ज़्यादा टाइम के लिए आप मशीन 1 को यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट कॉन्स्टेंट फिर हो जाएगी, फर्स्ट कॉन्स्टेंट क्या आएगी आपके पास, फर्स्ट कॉन्स्टेंट आपके पास आ जाएगी 1, सो 1 टाइम्स X1, ये मशीन 1 की कॉन्स्टेंट है, X1 प्लस 2X2 प्लस X3
शुड बी लेस देन इक्वल टू 430 मिनट्स। तो जितना टाइम हम मशीन 1 का यूज़ करते हैं वो लेस देन इक्वल टू 430 होना चाहिए। अब टोटल 430 मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या उससे कम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मशीन 2 की क्या सिचुएशन है, 3x1 प्लस 0x2 प्लस 4x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 460, ठीक है। और जो मशीन 3 है उसका यूजेज ये है कि आपका x1 प्लस 4x2 और x3 नहीं है, शुड बी लेस देन इक्वल टू 420, और ऑफ कोर्स x1 x2 x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। ये आपके पास आ गया ओरिजिनल आपका मॉडल आ गया फंक्शन का। अब आपने इसको मैक्सिमाइज करना है ना फंक्शन को, तो अब आप इसके ऊपर अगर सिंप्लेक्स मेथड लगाना चाह रहे हैं मैक्सिमाइज करने के लिए तो सिंप्लेक्स मेथड लगाएं इसके ऊपर। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखते हैं, मैंने इसका जस्ट टेबल बनाना है, ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा सिंप्लेक्स मेथड फिलहाल सॉल्व करने के लिए, आपको पता है कैसे करना है। 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, ओके। और अब आप इसमें स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ना, तो मैं स्लैक वेरिएबल्स को कह देता हूँ लेट्स से x4, x5 और x6 मेरे स्लैक वेरिएबल्स हैं। तो x1 प्लस 2x2 प्लस x3, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक, ये पहला स्लैक वेरिएबल है, शुड बी इक्वल टू 430, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू 430, ये स्लैक वेरिएबल है, स्लैक, ओके। सो सेकेंड कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगी, सेकेंड कॉन्स्टेंट आपके पास आ जाएगी 3x1 प्लस 4x3, 3x1 प्लस 4x3 प्लस x5 कर लेते हैं लेट्स से, प्लस x5 इज इक्वल टू 430 है तो ये 460 है, ये 460 है, ठीक है। और लास्ट वाली कॉन्स्टेंट क्या है आपके पास, लास्ट वाली कॉन्स्टेंट है x1 प्लस 4x2, x1 प्लस 4x2 प्लस क्या करें x6 कर लें, x6 इज इक्वल टू 420, ठीक है, ये 420 हो जाए। चलें, ये प्रॉब्लम बन गया मेरे पास 420। अच्छा, इसमें x4 x5 x6 स्लैक है ना, तो अब आपने जो इसका टेबल बनाते हैं यूजुअली, टेबल आपको पता है ना, यहाँ बेसिक वेरिएबल्स आप लिखते हैं, ठीक है। अब टेबल बनाने में डिफरेंट लोग डिफरेंट से तरह से काम करते हैं, आपको थोड़े थोड़े मैंने इसके बताए हुए हैं कौन सा किस तरह टेबल बन सकते हैं, x4 x5 x6, तो इसकी राइट हैंड साइड यहाँ आती है ना। कुछ लोग z की रो को टॉप पे लिख देते हैं, कुछ लोग z की रो को बॉटम पे लिख देते हैं, तो जिस तरह भी लिखें कोई इतना मसला नहीं है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसके पहले स्टार्ट में वेरिएबल्स कौन से होते हैं, x4 x5 और x6, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं z लिखता हूँ, हम यूजुअली ऐसे करते हैं। तो अगर z टॉप पे भी लिखा हो तो कोई मसला नहीं, आपने जस्ट चेंज करना है ना, बाकी सब कुछ तो वही होगा। पहले आप बॉटम रो को z वाली रो को देखते थे, आप टॉप z वाली रो को देखेंगे, एक ही बात है, दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 2 1 1 0 0 430, यहाँ पे आएगा 3 0 4 0 1 0 460, और यहाँ पे क्या आएगा 1 4 0 0 0 1 420, और यहाँ पे आएगा -3 -2 -5 0 0 0, और यहाँ पे हमने फाइंड करना है, ठीक है, ये 0 है फिलहाल। ओके, सो अब आपके पास बेसिक वेरिएबल्स इसमें अभी x4 x5 x6 हैं, लेकिन 3 नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो x3 पहले एंटर होगा, फिर देखेंगे आप नेक्स्ट कौन सा नेगेटिव वैल्यू है, और इस तरह आप देखते रहेंगे इसको, ठीक है। अब आप इसमें देखें ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे जो बन रहा है ये 3x3 मैट्रिक्स है, जो अभी के बेसिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हमेशा आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो जो फाइनल इसका मैट्रिक्स आएगा ना, हम उसको कहेंगे ये इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है। जो अब यहाँ पे जब इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन आप फाइंड कर लेंगे ना, एंड पे चले जाएंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे, तो उसके बाद जो यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा ना, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग x4 x5 x6 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ये इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस इनवर्स मैट्रिक्स को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे
अपनी कंप्यूटेशंस करने के लिए, लेकिन सिंपल है, इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहते हैं, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर जब आप रो ऑपरेशंस करते हैं और सब कुछ परफॉर्म करने के बाद जब आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव हो जाता है, तो उस वक्त इस मैट्रिक्स की जो भी फॉर्म होगी उसको हम कहते हैं ये इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जो आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन में इस मैट्रिक्स की फॉर्म होती है उसको हम कहेंगे ये इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है प्लीज। अब ये देखिए, ये मेरे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का डुअल प्रॉब्लम भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसका डुअल प्रॉब्लम भी मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा। जब भी मुझे स्लैक वेरिएबल्स लेस से वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है ना, तो मैं कहता हूँ स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यूज जो हैं वो मिनिमम प्रोवाइड करती हैं आपके जो इसका डुअल सोल्यूशन है उसका। ठीक है, तो ये हम करते रहेंगे। तो इसका डुअल प्रॉब्लम जो है ना वो भी मुझे लिखना चाहिए। इसका डुअल प्रॉब्लम क्या होगा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा 1 2 1 430, 1 2 1 430। यहाँ पे इसका मैट्रिक्स फॉर्म है 1 2 1 430। अच्छा, इसके बाद इसका और क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट हो जाएगा 301 460, 301 460। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 140 420, 140 420। और फाइनल रो में हम लिखते हैं यूजली ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो वो लिख लेते हैं 3250, 3250। चलें, इसका क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। ट्रांसपोज आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 121 430, फिर आएगा ये 301 460, फिर ये आएगा 140 420, फिर फाइनली आएगा 3250। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा इसको y1 कह लें, इसको y2 कह लें, इसको y3 कह लें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ रहा है, 430 y1 प्लस 460 y2 प्लस 420 y3। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और इसकी कॉन्स्टेंट्स क्या आ रही हैं, पहली कॉन्स्टेंट है y1 प्लस 3y2 प्लस y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दूसरी कॉन्स्टेंट है 2y1 प्लस 4y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर कॉन्स्टेंट है y1 प्लस y2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और y1 y2 y3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास डुअल प्रॉब्लम है इसका। अच्छा, अब मैंने ये टेबल बनाया हुआ ना यहाँ पे, ये इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं है ना, हमें नजर आ रहा है इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। इसके ऊपर आपने सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना है। सिंप्लेक्स मेथड जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आपके पास ये इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा। इसमें z रो टॉप पे लिखी हुई है, लेकिन कोई मसला नहीं है, इससे मैंने अभी आपको बताया कि कोई इशू नहीं। ये आपके पास बेसिक वेरिएबल्स अब बन जाएंगे। x2 एक बेसिक वेरिएबल्स है, x3 बेसिक वेरिएबल है, और x6 जो आपका स्लैक वेरिएबल है वो भी इसका बेसिक वेरिएबल है। ठीक है, अब इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो है 1350। जो इसका मैक्सिमा है वो 1350 है, और वो मैक्सिमा कब आ रहा है, जब x1 0 हो। कोई भी आपने फर्स्ट जो आपके पास क्या फर्स्ट में आप क्या बना रहे थे, ट्रेन कोई भी नहीं बनानी। ट्रक कितने बनाने हैं, ट्रक जो हैं वो आपने बनाने हैं 100, और जो आपकी कार्स मार्केट में होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए 230। ठीक है, और ये जो स्लैक है ना x6 वो है 20, और ये स्लैक किसका था, स्लैक x6 जो है लास्ट थर्ड मशीन का कांस्टेंट था। तो इसका मतलब है ये जो लास्ट मशीन है इसमें 20 जो है वो स्लैक आ रहा है। ठीक है, 20 का जो टाइम है वो यूज नहीं हो रहा। ठीक है, जो 20 का टाइम है वो यूज नहीं हो रहा ना, क्यों यूज नहीं हो रहा, ये स्लैक टाइम है ना, आपके पास इनइक्वालिटी होती है ना, तो उसमें कुछ ऐड करते हैं तो आपके पास इक्वालिटी बनती है। ठीक है, तो आप इक्वालिटी के लिए इसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो अगर आप x6 को 20 रखेंगे ना तो फिर आपके पास जो इक्वालिटी सॉल्व होगी ना, तो इसका मतलब है 20 जो मिनट्स हैं लेट्स से उसके वो स्पेयर हैं मशीन 3 के। तो ये जो इसका स्लैक है
वो हमारे पास x620 आ रहा है, तो इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। बहरहाल ये इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है और उसके मैक्सिमम वैल्यू $1350 है जो उनका प्रॉफिट आएगा, इस रेवेन्यूज आएंगे इससे, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप देखें, यहाँ पे जो इन्वर्स है वो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स ये होगा ना, यहाँ से ये वाला इन्वर्स है, तो इस मैट्रिक्स को मैं इन्वर्स मैट्रिक्स कहूँगा। यहाँ पे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ना, अब यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको इन्वर्स कहूँगा। तो ये 1/2 है, -1/4 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1/2 है, ये 0 है, -2 1 1, ठीक है। ये इसका इन्वर्स मैट्रिक्स है, इसको मैंने यूज़ करना है काफ़ी बार ये नए एनालिसिस में, पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस में, ठीक है। तो इसका ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ये इसका इन्वर्स मैट्रिक्स है, और बाकी आपको पता है कि ये अंडर दीज कॉन्स्ट्रेंट्स ये इसका मैक्सिमम सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा चलें, अब इसको थोड़ा सा आगे मैं लेके चलता हूँ। मेरा पहला सिनारियो ये है कि आप एक नई कॉन्स्ट्रेंट ऐड कर दें अपने प्रॉब्लम के अंदर। ये आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम है ना, ये आपको होपफुली रिकग्नाइज कर लिया होगा, अभी हमने बना के दिया मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 की ये कैपेबिलिटीज हैं। अब कंपनी क्या करती है, रियल लाइफ सिनारियो से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सपोज द कंपनी चेंजेस द डिजाइन ऑफ इट्स टॉयज बाय इंट्रोड्यूसिंग अनदर ऑपरेशन। डिजाइन में कोई चेंज करते हैं, वो उसके लिए एक नई मशीन चाहिए। अच्छा, अब फिर क्या होगा, विद द डेली कैपेसिटी 500 मिनट्स, जो थर्ड मैंने ऑपरेशन, थर्ड मशीन उसमें इंट्रोड्यूस की है, जो अब वो नए डिजाइन के मुताबिक उनको बनाने के लिए, वो उसकी कैपेसिटी है 500 मिनट्स रोजाना। इससे ज्यादा टाइम के लिए उसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब आप उसको 500 मिनट्स के लिए ऑपरेट करेंगे, और जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, वो पहली प्रोडक्ट वहां पे 3 मिनट लेगी, जो आपकी ट्रेन है, जो आपकी ट्रक है वो वहां पे 1 मिनट लेगा, और जो आपका दूसरी थर्ड प्रोडक्ट कार थी वो वहां पे 1 मिनट लेगी। तो इस तरह आपने डिजाइन में उसके चेंज किए। अब आप ये देख रहे हैं कि ट्रेन्स आपकी बन ही नहीं रही, आपने पिछले में उसमें देखा ना, ट्रेन्स आप बना ही नहीं रहे क्योंकि उससे आपको इनफ प्रॉफिट है, आप थोड़ा डिजाइन चेंज करें, तो ट्रेन के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज है डिजाइन चेंज में शायद, तो वो 3 प्रोडक्ट्स के लिए टाइम ये लग रहा है। अच्छा, अब ये वाला जो ऑपरेशन है ये ऑप्टिमैलिटी को कैसे चेंज करेगा। अब आपने इसके ऊपर ये नई कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस कर दी है, 3x1 + x2 + x3 < 500। अब आपने प्रॉब्लम अपना दोबारा अगर लिखें आप, तो प्रॉब्लम है आपने मैक्सिमाइज करना है 3x1 + 2x2 + 5x3, 3x1 + 5x2 + 2x2 सॉरी + 5x3, 2x2 + 5x3, ये z है, इसको मैक्सिमाइज करना था। और कॉन्स्टेंट्स अब 4 हो गई हैं, x1 + 2x2 + x3, 2x2 + x3 is less than equal to 430, is less than equal to 430। ये पहला है। दूसरा है 3x1 + 2x2, 3x1 + 2x3 आई थिंक is less than equal to 460। और फाइनली मेरे पास है x1 + 4x2 is less than equal to 420, x1 + 4x2 is less than equal to 420। लेकिन एक नई कांस्टेंट अब आ गई है, 3x1 + x2 + x3, 3x1 + x2 + x3 is less than equal to 500। अच्छा, अब इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन हमने फाइंड किया हुआ ना, इस प्रॉब्लम का जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था इन 3 कांस्टेंट्स के साथ, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन था x1 = 0, x2 100 है और x3 230 है, 0 100 और 230, 100 और 230। अच्छा, सबसे पहली चीज जो आप चेक करेंगे वो ये कि अब ये जो ऑप्टिमल सोल्यूशन पहले ही है, ये इस जो नई ऑप्टिमैलिटी कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये इसका फिजिबल सोल्यूशन है, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो क्या अगर ये फिजिबल सोल्यूशन इसका भी है, सारे प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है, तो फिर यही ऑप्टिमल सोल्यूशन वर्क करेगा ना। अब इसके अलावा कोई नई कंप्यूटेशंस हमें नहीं करनी पड़ेंगी। अगर ये सोल्यूशन ऑलरेडी ऑप्टिमल है, फिजिबल है, ऑप्टिमल है, सब कुछ है, तो फिर इसका मतलब है कोई नई कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, तो ये आपकी कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है, बस यही ऑप्टिमल सोल्यूशन है आपका। ठीक है, इसको करके देखें, इस लास्ट कांस्टेंट में देखें, ये 3 × 0 + 100
प्लस 230, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 प्लस 100 प्लस 230, तो ये हो जाएगा 330, जो बेसिकली लेस देन इक्वल टू 500 है। तो ये जो आपका सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल है और फिजिबल है। ऑप्टिमल का हमें पहले से पता है, फिजिबल है, फिजिबल इस सेंस में कि ये आपकी लास्ट वाली कांस्टेंट को, सब की सब कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपके पास फिजिबल ऑप्टिमल सोल्यूशन है जो हमारे पास इसमें गिवन है। ओके, सो ये सोल्यूशन ऑप्टिमल भी है, फिजिबल भी है। अब अगर ये फिजिबल ऑप्टिमल सोल्यूशन पहले से है, इस कांस्टेंट को मैं इंक्लूड करके दोबारा से पूरा सिंपलेक्स मेथड सॉल्व करूंगा तो यही वाला सोल्यूशन मेरे पास वापस आ जाएगा। तो अगर आपका जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है वो नई कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है, अगर आपका एग्जिस्टिंग सोल्यूशन नई कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है तो उस केस में आपको नई कंप्यूटेशंस करने की जरूरत नहीं है। आपका जो एग्जिस्टिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो आपके नई कांस्टेंट के साथ भी ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो अगर दोबारा से रिपीट करता हूं, आपका जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है वो आपकी नई कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई करता है, आपकी नई कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में वही सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन है। तो आपको कोई और कंप्यूटेशंस करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट कहेंगे कि यही वाला सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपके पास पहला सिनारियो है जो कि बहुत सिंपल सिनारियो है कि आपके पास जो नई कांस्टेंट आई वो आपके ऑप्टिमल जो सोल्यूशन है वो उसको सेटिस्फाई करता है, तो ये फिजिबल सोल्यूशन है, आपके ऑप्टिमैलिटी पे कोई चेंज नहीं आई है। ठीक है, तो इतनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे अभी भी जितनी पहले बनाते थे, लेकिन उनका डिज़ाइन चेंज हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने कोई और चीज़ चेंज नहीं की, सिर्फ डिज़ाइन चेंज किया, तो आप पहले जितनी प्रोडक्ट्स ही बनाएंगे, क्योंकि अगर आप कोई और प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो वो फिर ओरिजिनल कॉन्स्टेंट्स को वायलेट करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और सिनारियो ये बनता है कि आप एक और नई कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करें और आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो उसको सेटिस्फाई ना कर रहा हो। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है? अब ये देखें, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 100 था शायद, और x3 इज इक्वल टू 230 है। ठीक है, यही है ना, 0, 100 और 230। अब यहाँ पे ये पुट करेंगे, 3 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 230 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आ रहा है 300 प्लस 230, तो ये क्या आ रहा है? ये 530 आ रहा है। इसका मतलब है ये जो आपने सोल्यूशन अभी फाइंड किया है ये आपकी कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये जो ऑप्टिमल सोल्यूशन था आपका, ये अब आपका फिजिबल सोल्यूशन नहीं रहा है। तो अगर आपका ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं रहा है तो इसका मतलब है अब आपको इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब आप इसमें चेंजेस करेंगे तो फिर आपके पास जो सोल्यूशन है उसको दोबारा से इवेल्युएट करना पड़ेगा ऑप्टिमल सोल्यूशन को। अच्छा, अब इसका एक तरीका तो वही है यूजुअल हमारा वे कि आप अब ये चारों कॉन्स्टेंट्स लें, वेरिएबल और इसके स्लैक वेरिएबल सब कुछ को इंट्रोड्यूस करें और फिर आप क्या कहें, फिर आप ये कहें कि आपने दोबारा से आप सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई किया और आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, जो कि इतना अच्छा वे नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अगर आपने सारी कंप्यूटेशंस दोबारा ही करनी है तो फिर मतलब पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस से तो कुछ भी नहीं मिला ना आपको। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि हम दोबारा नई कंप्यूटेशंस करेंगे, हम इन्हीं कंप्यूटेशंस को लेके तो हम दोबारा से इसी को मॉडिफाई करना चाहते हैं। जो हमारा टेबल पहले से ऑप्टिमल टेबल हमारे पास मौजूद है, उसी ऑप्टिमल टेबल को हम चेंज करना चाहते हैं और इस इंफॉर्मेशन को उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। अब ये देखें, इस कांस्टेंट को चेंज होने से क्या होता है, आपके पास एक स्लैक वेरिएबल ज्यादा आ जाता है। स्लैक वेरिएबल x6 तक पहले से स्लैक वेरिएबल्स है ना, तो इस कांस्टेंट की वजह से तीनों वेरिएबल्स ये वाले सेम है, लेकिन एक स्लैक वेरिएबल टेबल में ऐड करना पड़ेगा x7 लेट्स से, क्योंकि इस कांस्टेंट के लिए वो स्लैक वेरिएबल होगा ना। इसको जब इक्वालिटी बनाऊंगा तो ये कांस्टेंट बन जाएगी 3x1 प्लस 3x2 प्लस x3 प्लस x7 इज इक्वल टू 500, ये इसका स्लैक वेरिएबल। अच्छा, अब इस स्लैक वेरिएबल को मैंने टेबल में इंक्लूड करना है और जाहिर है हर स्लैक वेरिएबल को मैं बेसिक वेरिएबल लेता हूँ इनिशियली, और ये बाद में हम चेक करते हैं कि वो एक्चुअली बेसिक वेरिएबल है या नहीं। तो इस x7 का कॉलम वहां पे मैंने इंक्लूड करना है, और जाहिर है इसका कॉलम इंक्लूड करना तो आसान है ना, कि स्लैक वेरिएबल्स के कॉलम में जहां जिस कांस्टेंट में स्लैक वेरिएबल होता है उसके अलावा बाकी सब में 0 आते हैं, ये कॉलम ऐड करना आसान है। इस कांस्टेंट को ऐड करते हैं ना, जब x7 में लिखता हूं तो स्लैक वेरिएबल x7, तो उसके सामने मैंने इस कांस्टेंट के कोफिशिएंट लिख देने और फिर मैंने देखना है उसके बाद कि सोल्यूशन ऑप्टिमल है अभी या नहीं। जो मुझे पता है ऑप्टिमल नहीं है,
फिजिबल नहीं है। तो अब उस फिजिबिलिटी की कंडीशन को मैंने रिजॉल्व करना है कि उस सोल्यूशन को फिजिबल बनाना है और फिर आपके पास वही टेबल वर्क कर जाएगा। तो एक ऑपरेशन करना पड़ेगा इतने सारे ऑपरेशंस की बजाय, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं क्या होगा। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ये देखें, मैंने ये स्लैक वेरिएबल x7 का कॉलम इसमें इंक्लूड कर दिया। z मैंने टॉप पे रखा हुआ है, इसमें आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये वाली जो z वाली ये टॉप की रो है, ठीक है। अच्छा, इन द ऑप्टिमल स्लैक टेबल अ न्यू स्लैक वेरिएबल x7 जो नई कांस्टेंट उसके लिए मैंने ऐड किया। z में कोई स्लैक वेरिएबल नहीं होगा, x2 में ये स्लैक वेरिएबल नहीं है, x3 में भी नहीं है, x4 में भी नहीं है। सिर्फ x जो फोर्थ ऑपरेशन है उसके अंदर ये वाला स्लैक वेरिएबल इंक्लूड होगा जो फोर्थ कांस्टेंट है। तो अब ये स्लैक वेरिएबल है तो इसको यहाँ बेसिक वेरिएबल भी होना चाहिए। ये बेसिक वेरिएबल थे हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन के x2, x3, x6 के, ठीक है। तो अब ये वाले जो हैं ये लास्ट इक्वेशन जो है ये नए स्लैक वेरिएबल्स हो गए। अच्छा, अब आप देखें कि ये मैंने टेबल बना दिया, ये टेबल बना दिया। अब आपने इस टेबल को देखना है, किस रेफरेंस से देखना है। इस टेबल को आप देखें, ये लास्ट रो अब आपकी ये वाली है, इसके रेफरेंस से देखें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब ये x7 जो है इसको आपने इस तरह मॉडिफाई करना है कि ये वाले जो x7 है ये बेसिक वेरिएबल बन जाए या बेसिक वेरिएबल से चला जाए। दोनों में से एक हो कि ये या तो पता चल जाए, हमें कंफर्म हो कि यही बेसिक वेरिएबल है, या फिर ये बेसिक वेरिएबल से इसको आपने निकालना है और कोई और बेसिक वेरिएबल आपने इसमें डालना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, ये देखें ये वाला बेसिक वेरिएबल है, ये वाला भी बेसिक वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल है। तो बेसिक वेरिएबल में आपको पता है कि ये जो एंट्रीज होती हैं इसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज जो हैं ये 0 होनी चाहिए बेसिक वेरिएबल्स में। इसी तरह ये x6 भी बेसिक वेरिएबल है तो इसमें भी एक एंट्री के अलावा बाकी सब 0 होने चाहिए। जो पिवट एंट्री है उसके अलावा बाकी सब 0 होनी चाहिए। अब हमें पता है कि ये वाली पिवट एंट्री है, ये वाली पिवट एंट्री है। जब हमने इसका सिंप्लेक्स मेथड इसके ऊपर अप्लाई किया था तो उसमें ये पिवट एंट्री आई थी, तभी तो हमने इसको 1 बनाया था ना। तो इसको 1 बनाया था इसलिए कि ये पिवट एंट्रीज थी, ठीक है। तो अब इन पिवट एंट्री के नीचे ये दोनों एंट्रीज 0 होनी चाहिए ताकि तब ये आपके पास सिंप्लेक्स मेथड की कंडीशंस को दोबारा से सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब ये आपने 0 बनानी है और फिर इसके बाद हमने इसको एनालाइज करना है कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन फिर एनालाइज करना है। अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन फिजिबल सोल्यूशन होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हमने उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाए। ओके, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आज के टाइम जो है वो तकरीबन लेक्चर का कंप्लीट हो गया। इसी को मैं दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस केस में हमने इसको कंप्लीट कैसे करना है। बहुत सिंपल है, इतना ये हार्ड नहीं है। जो भी हमारे पास सिनारियो बनेगा उसमें एक आध ऑपरेशन करना पड़ेगा और हमारे पास जो सोल्यूशन होगा एग्जिस्टिंग सोल्यूशन उसकी ऑप्टिमल फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे कि इस केस में अब ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ठीक है। चलें, अब मैं आज का लेक्चर समराइज कर देता हूं आपके लिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से इसको टेकअप करेंगे, राइट। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसको हमने कहा है पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस। इसको कहेंगे कि आपके पास एक सिनारियो है, एक प्रॉब्लम था, उसको आपने सॉल्व किया है, लेकिन आपने उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के बाद उसमें सिनारियो चेंज हो जाता है, आपने प्रॉब्लम के पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो चेंज हो जाते हैं। तो पहले आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ रिसोर्सेज थे, अब आपने उसमें थोड़ा ऐड हो गए या उसमें से कम हो गए। रॉ मटेरियल ज्यादा हो गया या रॉ मटेरियल कम हो गया, वर्क फोर्स ज्यादा हो गई या वर्क फोर्स कम हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास सिनारियोज हो सकते हैं। अगर ये आपके पास चेंज हो, लेट्स से ये कॉन्स्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड होती है ना यूजुअली, ये चेंज हो जाए तो आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह आपके पास एक कांस्टेंट ज्यादा हो जाती है, आपके एक मशीन नई आपने असेंबली लाइन में ऐड कर देते हैं तो उससे आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह के 4-5 सिनारियो मैंने आपके सामने रखे और उसको हमने एनालाइज करना था, जज करना था कि इन सब सिनारियो से आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर क्या चेंजेस आती हैं, क्या इफेक्ट होता है। अगर तो हमें दोबारा से सारा का सारा सिंप्लेक्स मेथड दोबारा से अप्लाई करना पड़े और ऑप्टिमल सोल्यूशन दोबारा से फाइंड करना पड़े तो ये कोई इतना एफिशिएंट वे नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड हुआ है उसी के अंदर हम अप्रोप्रिएटली थोड़ी सी चेंजेस करें
और हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन, रिवाइज्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो ये हमने करना स्टार्ट किया था। पहला सिनारियो हमने ये देखा था कि आप लेट्स से ये करते हैं, एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अब उसमें सबसे सिंपल सिनारियो ये है कि आपने नई कांस्टेंट ऐड की और आपका जो ओरिजिनल ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो उस कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई करता है, तो वो आपका ओरिजिनल सोल्यूशन जो है वो फिजिबल ऑप्टिमल सोल्यूशन ही रहेगा। अब दूसरा सिनारियो ये है कि आपने जो नई कांस्टेंट ऐड की, आपने जो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड किया वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब अब ये फिजिबल सोल्यूशन ही नहीं रहा। तो अगर ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है तो जाहिर है फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन भी नहीं है। तो अब आप इसको किस तरह मॉडिफाई करेंगे अपने टेबल को, सिंप्लेक्स टेबल को, कि आपका जो आपको सारी कैलकुलेशंस दोबारा ना करनी पड़े, बल्कि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन, एक आध आइट्रेशंस और करें तो आपके पास जो गिवन सोल्यूशन है वही ऑप्टिमल बन जाए। तो इसकी थोड़ी सी हमने बात की, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे और फिर मजीद सिनारियोज अगर चेंज होंगे तो उसमें क्या होगा वो भी इंशाल्लाह बात करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, and hopefully I'll see you again in the next lecture. Thank you very much.